जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा भी सौरभ यूट्यूब चैनल पर। चलिए कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिली होगी, कारण क्या थोड़ा सा फीवर आ गया था, इसलिए एक क्लास आप लोगों की नहीं हो पाई है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, अब तो थोड़ा रिलीफ फील कर रहा हूँ, तो अब से आप लोगों की क्लासेस डेली होंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में पढ़ लिया था कि कैसे कैसे उत्तर वैदिक वाली सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे वो कर लगाते थे और राजा की क्या भूमिका थी, वहाँ का समाज कैसे था, किस तरीके से धर्म को मानने लगे थे लोग, ये सारी कौन कौन से देवता थे, सब कुछ पढ़ लिया था। अब जैसे जैसे विकास होता गया, सभ्यता का, संस्कृत का विकास होता गया, हमने आपको ये बताया था कि वैदिक काल में थोड़ा सा चलेंगे। वैदिक काल में अलग अलग जो कबीले होते थे वो क्या धीमे धीमे उत्तर वैदिक काल में मिलके एक बड़ा राज्य, साम्राज्य या प्रांत बनाते थे। अब वही जो प्रांत हैं, मतलब ये समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई कबीला ए है प्लस कोई कबीला बी है। अब ये दोनों मिलके एक नया कबीला बनाएंगे सी। ये वाला हिस्सा तो वैदिक काल में था, लेकिन ये प्रक्रिया जब मिल के बनने लगी तो सी में जब आया तो उत्तर वैदिक काल आया। अब जो ये सी, और मान लीजिए कोई कबीला यहाँ पे सी रहा होगा, यहाँ पे डी रहा होगा, है। अब ये दोनों मिला के कोई ई कबीला बनाए होंगे। तो जब सी और ई, अब ये दोनों आपस में मिलके एक नया कबीला बनाएंगे, ई एफ या जो भी, या फिर इसी नाम से कैसे भी। अब ये महाजनपद कहे जाएंगे, मतलब अब इनकी जो भूमिका होगी या इनका जो क्षेत्र होगा वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। तो ये चीज़ जान लेना है। अब क्या क्या जानना है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इस समय उत्तर वैदिक काल में लोहे के बारे में इन लोगों को पता चल गया था, इन लोगों ने लोहे से हल वगैरह भी बना लिया था, है, हमने बताया था आप लोगों को। अब ये लोहे से मतलब बहुत अधिक मात्रा में औजार तय करने लगे थे। मतलब इस समय कहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, महाजनपद काल की, महाजनपद काल की, समझिए, महाजनपद काल की बात कर। अब बात आती है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, महाजनपद काल कब से कब तक रहा या कब शुरू हुआ? तो 6वीं सदी ईसा पूर्व। कब हुआ? 6वीं सदी ईसा पूर्व। ये डेट याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब पूरी भूमिका हमारी इसी पे रहेगी, महाजनपद काल पे। और इस पूरे उसमें जो छोटे छोटे कबीले थे, छोटे छोटे प्रांत थे, मिलके अब एक बड़ा राज्य या साम्राज्य या प्रांत बनाएंगे, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो महाजनपद काल 6वीं सदी ईसा पूर्व से इनकी। अब ये समझिएगा, जैसे उत्तर वैदिक काल में हमने बताया कि ये लोग लोहे के बारे में जान चुके थे। अब जब कब की बात कर रहा हूँ, 6वीं सदी ईसा पूर्व। अब ये लोहे से अधिक मात्रा में औजार बनाने लगे थे। पहली चीज ये क्या करेंगे, लोहे से अधिक मात्रा में औजार बनाएंगे, अधिक मात्रा में औजार का निर्माण करेंगे, क्योंकि अब लोहे के बारे में ये बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ याद रखेंगे, लोहे का सबसे अधिक प्रयोग कब होने लगा था? तो अगर उत्तर वैदिक काल ऑप्शन में नहीं है, ऐसे ही महाजनपद काल है, तो अब महाजनपद काल पे जाएंगे। जब देखिए लोहे का प्रयोग ज़्यादा करने लगे, हल वगैरह का निर्माण कर लिए और कृषि का विकास हुआ, तो अब ये लोग कृषि तो करेंगे ना। अब इस समय धान रोपण की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो क्वेश्चन बनता है, किस काल में धान रोपण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, जबकि धान खेती पहले होती थी? रोपने वाली व्यवस्था जो इस समय आप देखते हैं, रोपने वाली प्रक्रिया, वो महाजनपद काल में शुरू हो गई थी। धान रोपण किया जाता था कहाँ पे? महाजनपद काल में। तो धान रोपण कब किया जाता था? अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, धान रोपण, मतलब धान रोपने की प्रक्रिया कहाँ की जाती थी? महाजनपद काल में पहली बार ये पता चला कि धान को रोपा जाता है। उसके पहले धान की खेती तो बहुत कम होती थी, गेहूँ, जौ वगैरह, तिल वगैरह की होती थी, जो बो के पैदा किए जाते हैं। धान को भी ऐसे किए ट्रेन किया जाता तो उतना अच्छा होता नहीं था, लेकिन अब इनकी कृषि थोड़ी सी डेवलप हुई और ये समझने लगे चीज़ों को। अब क्या करते हैं, ये धान रोपण की प्रक्रिया से परिचित हो जाते हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? 6वीं सदी ईसा पूर्व से मिलती है। देखिए, अब जब इतनी चीज़ें ये लोग कर लेते हैं कि धान वगैरह रोप लेते हैं, तो अब क्या हुआ, एक पुस्तक है बौद्ध धर्म की, मैंने जब मैं साहित्य पढ़ा रहा था तब उसमें बताया था, एक पुस्तक है दिग निकाय। पुस्तक का नाम क्या है? दिग निकाय। कहेंगे सर ये पुस्तक कहाँ से आ गई? अब समझेंगे इस पुस्तक का क्या रोल है। जो दिग निकाय पुस्तक है, पहले बात ये जानिएगा, ये किस धर्म की पुस्तक है? तो दिग निकाय जो पुस्तक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, बौद्ध धर्म से।
ठीक है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इसको IMP बना के लिख लेंगे। ठीक है, तो दिग्ग निकाय एक पुस्तक है बौद्ध धर्म से, और इस किताब में ये बताया गया है कि अब जो कृषि हो रही थी, अब सिर्फ कृषि नहीं की जाती है, अब अलग अलग प्रकार के शिल्पकार का जन्म हो गया। शिल्पकार का मतलब, अब जैसे पहले मुख्य व्यवसाय होता था, कृषि होती थी, लेकिन अब मुख्य व्यवसाय कृषि तो थी, लेकिन और भी काम इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। जैसे बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया था, लोहार का काम, सोने का काम, मतलब अब ये अलग अलग व्यवसाय में, मतलब कृषि के साथ साथ ये औद्योगिक काम भी करने लगे थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर ये पूछे कि दिग्ग निकाय किस धर्म की पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है। अब बौद्ध धर्म की पुस्तक है तो सर बौद्ध धर्म बताते आप, लेकिन इस दिग्ग निकाय पुस्तक में हमें जानकारी मिलती किसकी? शिल्पकारों। तो देखेंगे इस दिग्ग निकाय पुस्तक में 24 शिल्पकार की जानकारी मिलती है। शिल्पकार की जानकारी मिलती है, मतलब दिग्ग निकाय एक ऐसा बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, एक किताब है, और उसमें ये बताया गया है कि अब जो लोग कृषि करते थे वो कृषि कर रहे थे, ठीक है, लेकिन और भी वर्ग विकसित हो चुके थे जो किसका काम करते थे? शिल्पकार का काम करते थे। मतलब और काम करते थे, बढ़ई का कोई काम करता था, लोहे का काम करता था, कोई लकड़ी बनाता था, तो कोई मिट्टी के बर्तन बनाता था, कोई लोहे के बर्तन बनाता था, कोई सोना, मतलब अलग अलग प्रकार के व्यवसाय इस समय प्रचलित हो चुके थे। क्लियर है? अब समझिएगा, जब 24 शिल्पकार आ गए, 24 शिल्पकार मतलब 24 अलग अलग तरीके के लोग आ गए अपने अलग अलग सामान बेचने, तो जाहिर है इस समय व्यवसाय बढ़ जाएगा कि नहीं भाई? पहले जब कृषि कम होती थी तो व्यवसाय कम होगा, लेकिन अब कृषि के अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं आ रही हैं, तो उनका व्यवसाय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? व्यवसाय बढ़ेगा। अब इस समय व्यापार और वाणिज्य का विकास हो गया ज़्यादा, बहुत अच्छे स्तर पे, क्योंकि देखिए पहले एक चीज़ का व्यवसाय होता था, कृषि संबंधित चीज़ें खरीदी बेची जाती थी, लेकिन अब जब 24 शिल्पकार हो गए तो इसके बाद से व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ। मतलब व्यापार और शिल्पकार इस समय बहुत अच्छे। अब समझेंगे, मैंने ये बताया था कि जब पहले व्यापार होता था, अगर देखिए जब पहले व्यापार होता था तो व्यापार में क्या यूज किया जाता था? कोई चीज़ खरीदने और बेचने के लिए विनिमय का, किसका बात की जाती थी? विनिमय। ये पहले की जाती थी, कहाँ तक? वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक। कहाँ से? याद रखेंगे, व्यापार के लिए विनिमय किया जाता है। विनिमय का मतलब लेन देन, कि अपनी वस्तु आपको दे देना, आपकी वस्तु अपने पास रख लेना। ये काम होता था उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में। लेकिन जब हम बात करते हैं महाजनपद काल में, अब इसमें व्यापार जो होता था वो रुपया से होता था। अब कहीं रुपया, रुपया का मतलब मुद्रा, रुपया का मतलब मुद्रा, रुपया का मतलब मुद्रा, मतलब महाजनपद काल में मुद्रा की उत्पत्ति हो गई। अब जो व्यापार होगा वो किससे होगा? मुद्रा से। मतलब अब मुद्रा, अब समझेंगे चीज़ों को, थोड़ा सा समझें क्या कि अब व्यापार मुद्रा के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मुद्रा से किया जाएगा तो सर इस समय मुद्रा क्या थी? उसको क्या कहा जाता था? जो इस समय की मुद्रा होती थी उसका नाम जो दिया गया है, जो इस समय की मुद्रा जिससे व्यापार किया जाता था, जिससे कोई चीज़ खरीदी बेची जाती थी, उस मुद्रा को कहा जाता था आहत मुद्रा। क्या कहते थे? आहत मुद्रा। ठीक है, क्या नाम देते थे? आहत मुद्रा। तो आपको याद होनी चाहिए, महाजनपद काल में व्यापार होगा तो मुद्रा कौन सी होगी? आहत मुद्रा। या इसी आहत मुद्रा को एक नाम देते थे पंचमार्गड मुद्रा। क्या बोलते थे? पंचमार्गड मुद्रा, मतलब पंचमार्गड क्वाइन, पंचमार्क क्वाइन। ठीक है, या तो ये देगा ऑप्शन में या तो ये देगा, अगर महाजनपद काल में। अब समझेंगे, जब क्वाइन मतलब सिक्का होता है। अब जब मुद्रा आ गई, मतलब रुपया आ गया, कि अब विनिमय नहीं करना कि अपनी चीज़ कोई लेके ले लेना। अब जब ये चीज़ आ गई मुद्रा, तो जो हमने बताया था उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स होता था, वो सरकार, राजा कहता था अब अनिवार्य रूप से देना है। तो वो जो टैक्स था अब अनिवार्य हो गया। अनिवार्य होने के साथ साथ किसके रूप में दिया जाएगा? रुपया के रूप में दिया जाएगा। मतलब अब जो टैक्स दिया जाता था, टैक्स को क्या कहते थे? बलि कहते थे। जो अब जो
टैक्स दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, वो किससे दिया जाएगा? मुद्रा से दिया जाएगा। मतलब मुद्रा में किसका प्रयोग किया जाएगा? आहत मुद्रा या पंचमार्ग क्वाइन। एक क्वेश्चन बनता है कि सर चलिए ठीक है, ये तो समझ आ गया कि जो टैक्स दिया वो पैसा से दिया जाएगा, क्योंकि अब पैसे की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। तो जो आहत मुद्रा थी ये बनी किसकी हुई थी? तो देखिए, जो आहत मुद्रा होती थी वो चांदी की बनी होती थी, लेकिन कुछ मतलब ज़्यादातर जो आप समझेंगे, आहत मुद्रा ज़्यादातर मतलब अधिक मात्रा में ज़्यादातर जो बनी होती थी वो चांदी की बनी होती थी। समझेंगे, लोहा की जानकारी चांदी उदी की सबकी हो चुकी, लेकिन निम्न मात्रा में, निम्न मात्रा का मतलब है कि बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में जो चीज़ें बनी हुई वो तांबे की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? तांबे की। तो दोनों चीज़ याद रखेंगे। अगर ये पूछा जाता है आपसे कि ये जो आहत मुद्रा है, जो रुपया होता था, वो किससे बना होता था, तो आप बताएंगे चांदी से। अगर चांदी ऑप्शन मिलेंगे, तांबा दिख रहा है तो तांबा पे जाएंगे, नहीं तो आप चांदी को ही प्रीफर करेंगे। तो जो व्यापार हो गया, मुद्रा, आहत मुद्रा किससे बनी? चांदी और तांबे से। और जो अब उसमें टैक्स दिया जाता था, टैक्स का मतलब बलि, कितनी बार बताऊँ, बलि का मतलब होता है टैक्स, वो दिया जाता था। अनिवार्य तो था ही, उसके साथ साथ अब जो टैक्स दिया जाएगा वो किससे दिया जाएगा? आहत मुद्रा के रूप में, मतलब रुपया से दिया जाएगा। चलिए, अब मुद्रा चलन से क्या हो गया? टैक्स के रूप में कर दिया जाने लगा, मतलब मुद्रा से। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब समझेंगे, कोई भी चीज़ का बहुत अधिक विकास करने के लिए क्या जरूरी होता है? कोई भी चीज़ का, किसी भी सभ्यता का, किसी भी संस्कृति का विकास करने के लिए आविष्कार बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वैसे ही समझेंगे, यहाँ कृषि का आविष्कार हो गया, कृषि का आविष्कार हो गया, मुद्रा आ गई, टैक्स चल ही रहा है, तो इस समय नगर का विकास बहुत अधिक हुआ। तो इसे एक नाम दिया जाता है द्वितीय नगरीकरण सभ्यता। क्वेश्चन पूछा गया था, किस काल को द्वितीय नगरीकरण सभ्यता के नाम से जाना जाता है? ठीक है, द्वितीय नगरीकरण सभ्यता, द्वितीय नगरीकरण सभ्यता, ठीक है, द्वितीय नगरीकरण सभ्यता। अब किसे कहा जाता था? महाजनपद काल को, क्योंकि इस समय नगरों का विकास बहुत अच्छा हुआ। लगभग इस समय लगभग बात करेंगे तो लगभग, अगर आप लिखना चाहते हैं, लगभग 60 नगरों का विकास हुआ किस समय में? महाजनपद काल में। इसलिए इसे द्वितीय नगरीकरण सभ्यता भी कहा जाता है, माना जाता है। कारण क्या है? जैसे जब हड़प्पा में चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ भी हमने देखा था नगरीकरण की कहानी मिली थी, तो वो बहुत पहले थी, तो वो पहली नगरीकरण व्यवस्था हो गई हड़प्पा वाली। लेकिन हड़प्पा के बाद जो दूसरी व्यवस्था हुई जिसमें बहुत ज़्यादा नगर हमें मिले, वो कौन सी हो गई? द्वितीय नगरीकरण व्यवस्था, महाजनपद काल। लगभग 60 नगरों का वर्णन इस समय मिलता है। देखिए, अब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले जाति चलती थी, जाति पहले कर्म के आधार पर थी वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो जाति आ गई वो जन्म के आधार पर हो गई। लेकिन अब इसके साथ साथ आगे चलेंगे तो और कुछ वर्ग मिलेंगे। अब और कौन से वर्ग? सामाजिक वर्ग में जैसे भीख मांगने वाली की उत्पत्ति हो गई अलग से, जो कोई भीख मांगता था तो कोई देता था, तो कोई नाई होता था तो कोई धोबी होता था। अब अलग अलग, क्योंकि इनका देखिए व्यवसाय तो था भाई, नाई का काम है वो बाल वाल बनाएगा, व्यवसाय हुआ। धोबी हुआ, धोबी का काम क्या हुआ? धोबी का काम है कपड़े उपड़े धुलने वाला है। दूसरी बात, जैसे भीख मांगने वाले भिखारी, तो ये अलग अलग वर्ग बन गए, ठीक है, अलग अलग वर्ग बन गए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक नगर की स्थापना होती है, नगर की स्थापना नहीं, एक नगर बहुत बड़ा, मतलब 60 का, वो आप समझ चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप समझेंगे, अगर दूसरी नगरीकरण व्यवस्था आ जाती है तो फिर आगे क्या क्या होता है। अब देखिए 60 नगरों का निर्माण हुआ। अब यही जो 60 नगर थे, लगभग 60 नगर, ये मिल के महाजनपद बनाते। महाजनपद मतलब जिला। अब ये समझेंगे, जैसे इस समय आप समझ लीजिए कि 2-3 जिला मिला के एक मंडल बनाया जाता है। जैसे ये समझ लीजिए आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये 3 जिला मिला के एक मंडल बना है आजमगढ़ मंडल। ऐसे ही इलाहाबाद में होगा, और ऐसे ही मतलब ये समझ लीजिए। वैसे ही ये जो नगर थे, 60 नगर थे, जो प्रांत थे, इनको मिला के महाजनपद बनाया जाता था। तो आप ध्यान में रखेंगे, इस समय 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? महाजनपद काल में क्या मिलता है? 16 महाजनपद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
इस महाजनपद काल में 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। अब समझेंगे, जब जनपद होगा भाई, एक बहुत बड़ा प्रांत होगा, तो उसमें दो व्यवस्था होगी। राजा एक तो चुना जाएगा, एक निर्वाचित होगा। मैंने आपको बताया था कि राजा चुना भी जाता था, निर्वाचित भी होता था। अब जो वही व्यवस्था यहाँ चल के आती है, तो इस महाजनपदों में दो व्यवस्था लागू होती है राजा को चुनने की, मतलब मुखिया को चुनने की दो व्यवस्था लागू होती है। एक व्यवस्था होती है राजतंत्रात्मक, एक व्यवस्था होती है राजतंत्रात्मक, दूसरी व्यवस्था होती है गणतंत्रात्मक। ठीक है, तो राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक मतलब कुछ ऐसा हिस्सा था जो राजा के द्वारा होता था, जहाँ पे राजा की व्यवस्था होती है, जहाँ पे कुछ होता था गणतंत्र होता था, मतलब स्वतंत्र होता था। अब समझेंगे, एक तरफ जो राजतंत्र था और एक तरफ गणराज्य था, एक तरफ। अब समझेंगे, जो गणराज्य वाली भूमिका थी, कौन सी, जो गणराज्य वाली भूमिका थी, उनकी संख्या टोटल होती थी 16, जहाँ राजा का निर्वाचन होता था। गणराज्य का मतलब आप भी समझते हैं। तो जो गणराज्य होता था, इनकी संख्या कितनी थी, 16 थी। और यहाँ पे जो राजा होता था, इस राजा का क्या होता था, निर्वाचन होता था। निर्वाचन का मतलब राजा चुना जाता था, किसके द्वारा, अपनी प्रजा या जनता के द्वारा जो राजा होता था वो चुना जाता था। लेकिन अब समझेंगे, इसी में से जो 16 थे, इसमें से 10 करके डिवाइड करेंगे, 10 और 2, समझेंगे, डिवाइड करेंगे। हम बात कर रहे थे कि राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, हमने ये बताया था आपको। एक चीज़ सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, एक चीज़ आप सुधार करेंगे। क्या सुधार करेंगे मैं बता देता हूँ, शायद से गलती से हो गया है। ठीक है, जो ये गणतंत्रात्मक थे ये 10 थे, कितने थे, 10 थे। ठीक है, और जो राजतंत्रात्मक है वो 14 होते हैं। तब कहेंगे सर 10 और 14 तो 24 हो गया। हाँ, तो ये जो 16 महाजनपद थे, इनको अलग अलग करके पढ़ना शुरू करेंगे। राजतंत्रात्मक की संख्या कितनी मिलती है, 14 60 में, और गणतंत्रात्मक की संख्या 10 मिलती है। अब हमें इसी गणतंत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी है। अब देखेंगे, जो ये 10 हैं, इन 10 को दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तरफ 2 होते थे और एक तरफ 8 होते थे। मतलब जो ये गणतंत्रात्मक महाजनपद थे, उसमें 8 एक तरफ होते थे। जो 8 होते थे उन्हें कहा जाता था वज्जी संघ। क्या कहते थे, वज्जी संघ। ठीक है, जो एक तरफ होते थे 2, ये होते थे मल्ल, ये होते थे मल्ल। अब ये 8 होते थे, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बात करनी है जो 2 मल्ल होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए, तो ये भी पूछा गया है कि इस महाजनपद काल में कितने ऐसे थे जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो 10 ऐसे थे जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर गलत लिखे तो सही कर लीजिएगा। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था 10 थी, जहाँ राजा का निर्वाचन होता था। अब इस 10 को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तरफ 8, जो 8 होते थे वज्जी संघ होता था, जो 10 होता था वो मल्ल होता था, 2 मल्ल होते। अब कौन कौन से मल्ल होते थे इसको समझेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक। देखिए, मैंने एक तरफ 8 को डिवाइड किया और एक तरफ था 2, ये 10 टोटल था, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो 8 थे ये थे वज्जी संघ, ये थे वज्जी संघ। लेकिन जो ये 2 थे ये मल्ल थे। अब सर अगर ये मल्ल हैं तो 2 कौन कौन से, उनको समझ लीजिए। एक होते थे कुशीनारा के मल्ल। कौन होते थे, कुशीनारा के मल्ल। और दूसरा होता था पावा के मल्ल। एक होते थे कुशीनारा के मल्ल और दूसरे होते थे कुशीनारा के मल्ल और दूसरे होते थे पावा के मल्ल। पावा के मल्ल। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, 10 जगह ऐसी थी जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगर उस 10 को डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में तो हमें क्या मिलेगा, ये 10 एक वज्जी संघ होता था और एक होता था मल्ल। मल्ल में कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल आते थे। ठीक है, यहाँ तक तो बातें एकदम क्लियर होंगी, कट होंगी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि है किसी को कोई दिक्कत परेशानी।
हाँ चलेंगे आगे। देखिए इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, इसको छोड़े आगे चलते हैं, कुछ और बात करेंगे जहाँ से और भी क्वेश्चन बना हुआ है इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी बताएंगे 16 महाजनपद कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पे थे। अगर इस वीडियो में नहीं होगा तो अगली वीडियो बनाएंगे, लेकिन बताएंगे आप लोगों को, आसान मत होइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम बताते हैं इसी महाजनपद काल में, इसी महाजनपद काल में एक समय आता है, कब का? 1516। कब का समय आता है? 1516 बीसी, ईसा पूर्व। अगर समझेंगे तो 1516 बीसी का समय आता है। और इस समय महाजनपद काल में ही भारत पर पहली बार विदेशी आक्रमण होता है। तो 1516 में क्या होता है? भारत पर पहली बार विदेशी आक्रमण होता है, विदेशी आक्रमण होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण कब होता है? 516 बीसी में, ईसा पूर्व में भारत में पहली बार। उस समय कौन सा काल चल रहा होता है? महाजनपद काल। अब अगर 516 बीसी में भारत में पहली बार विदेशी आक्रमण होता है तो वो विदेशी थे कौन? तो वो विदेशी फारसी ईरानी थे। याद रखेंगे, विदेशी कौन थे? फारसी ईरानी। कौन थे? फारसी ईरानी थे वो विदेशी। अब बात आती है कि सर ठीक है फारसी ईरानी थे तो नाम हम कुछ रहा होगा। तो आपने नाम सुना है डेरियस प्रथम, नाम सुना होगा, डेरियस प्रथम सुना है नाम। या इसी डेरियस प्रथम को एक नाम और दिया जाता था, दारा प्रथम। क्या नाम दिया जाता था? दारा प्रथम। और इसी दारा प्रथम को एक और नाम दिया जाता था, दारा वयहू। क्या नाम दिया जाता था? दारा वयहू। ये एक व्यक्ति था जिसने भारत पर पहले ईरानी आक्रमण किया, फारसी आक्रमण किया। कब किया? 516 ईसा पूर्व में। अगर ये पूछे कि ये जो फारसी ईरानी आक्रमण किए थे ये किस वंश के थे, अगर ये, तो इनका जो वंश होता था वो हखमनी वंश होता था। कौन सा? हखमनी वंश। तो ये जो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम या दारा वयहू था, ये किस वंश से संबंधित था? हखमनी वंश, जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। तो मेरे हिसाब से एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद 516 के बाद जो दूसरा आक्रमण होता है, मतलब 516 के बाद जो दूसरा आक्रमण होता है वो 326 में होता है। और 326 में आक्रमण करता कौन है ये जानेंगे। तो यूनान वाले करते हैं, कब करते हैं? देखिए 326 बीसी में, 326 बीसी में एक और आक्रमण होता है, वो भी विदेशी होता है। अब विदेशी में कौन? यूनानी आक्रमण होता है। देखिए लगभग यहाँ से 200 साल का अंतर आपको मिलेगा। 516 326, 200 साल से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो 326 बीसी में हमें ये पता चलता है कि चलिए अब इनके अलावा एक और आक्रमण होता है, यूनानियों का आक्रमण होता है। किनका होता है? यूनानी। अब बात है अगर सर यूनानी का आक्रमण होता है तो वो यूनानी कौन था? तो आपने सुना ही होगा, सिकंदर का नाम सुना होगा। तो सिकंदर का आक्रमण कब होता है? 326। ये डेट याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकंदर का आक्रमण भारत में कब हुआ था। तो आप एकदम साफ साफ बताएंगे 326 बीसी में यूनानी था सिकंदर, जिसने भारत पे आक्रमण किया हुआ था। एकदम बात समझ में आ गई। अच्छा, जितना ये आक्रमण हो रहा था उसके पीछे थोड़ा धार्मिक चीज़ में बताता हूँ। अब जो धर्म था या जो पूजा पाठ का प्रचलन हो रहा था, आपने उत्तर वैदिक काल में ही देखा था, बहुत ऊपर लेवल तक पहुँच गया था। मतलब अंधविश्वास इतना ज़्यादा फैला दिया गया था, कर्मकांड इतना ज़्यादा कर दिया गया था, एकदम तबाह थी दुनिया। मतलब महाजनपद काल को अशांति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशांति काल। किसको कहा जाता है? महाजनपद काल को। कारण क्या है? इस समय धार्मिक व्यवस्था, मतलब धर्म के नाम पे लूटपाट, कर्मकांड के आधार पे लूटपाट, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें बहुत अपने चरम पे थी, इसलिए इसको अशांति काल कहते हैं। दूसरी बात और क्या है, क्योंकि देखिए इसमें लड़ाई भी तो हो रही है, दो बार आक्रमण हो रहा है, इसके कारण भी इसे अशांति का काल कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सर महाजनपद काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये तो हमने बताया हुआ है, इसीलिए पहले नहीं बता के, चलिए मैं बता देता हूँ कि
कि महाजनपद काल की जानकारी हमें मिलती कहाँ से है, क्योंकि कभी कभी वो पूछ लेता है कि महाजनपद काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो महाजनपद काल की जो जानकारी है 2-3 जगहों से हमें मिलती है। ठीक है, अब 2-3 जगहों से समझेंगे कहाँ कहाँ से। अगर 500 की बात चल रही तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उस समय प्रचलन था। ठीक है, तो अब कहाँ कहाँ से मिलेंगे, देखिए 2 चीज़ मिलती है जानकारी हमें, 2 जगह से मिलती है। एक मिलती है जैन साहित्य से, कहाँ से मिलती है, जैन साहित्य से, और दूसरा जो साहित्य होता है इसी समय वो होता है बौद्ध साहित्य, होता है बौद्ध साहित्य, यहाँ से जानकारी मिलती है। अब जैन साहित्य में ऐसा क्या था, तो जैन साहित्य जो था उसे कहते हैं भगवती सूत्र। क्या बोलते हैं, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से जो जानकारी मिलती है इसको अप्रमाणित माना जाता है, मतलब ये माना जाता है कि ये सही जानकारी नहीं मिलती है। तो भगवती सूत्र से जो जानकारी मिलती है उसे अप्रमाणित माना जाता है। ठीक है, तो हमें जानकारी कहाँ मिलती है, 2 तरीके, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। अब आती है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में हमें 2 चीज़ मिलेंगे, एक मिलेगा अंगुत्तर निकाय, एक मिलेगा महावस्तु। तो बौद्ध साहित्य में 2 चीज़ें हमें मिलेंगी, एक मिलेगा महावस्तु और दूसरा मिलेगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अब इन दोनों जगहों से किसकी जानकारी मिलेगी, महाजनपद काल की। लेकिन इसमें भी एक लोचा है, जो महावस्तु साहित्य है ये अप्रमाणित माना जाता है, अप्रमाणित, ये अप्रमाणित माना जाता है। और जो ये अंगुत्तर निकाय है ये प्रमाणित माना जाता है कि यही सही बता रहा है, प्रमाणित माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी जानकारी मिल गई कि महाजनपद जानकारी जो हम आपको बता रहे थे कितनी कहानी कि क्या क्या कैसे होता था, ये भी आपको जानकारी मिल गई। तो महाजनपद काल की जानकारी कहाँ मिलती है, जैन साहित्य भगवती सूत्र से। अगर ऑप्शन नहीं हुआ तो भगवती सूत्र पे जाएंगे और ये अप्रमाणित है। अगर प्रमाणित पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय पे जाएंगे, अगर नहीं देगा तो महावस्तु पे भी आप जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हुआ। कल हम बात करेंगे जो 16 महाजनपद हैं उनको मैं विद मैप आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन था और उनकी राजधानी क्या थी। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।